नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। हम सिरसा पहुंचे हुए हैं और पूरे हरियाणा की सियासत के ऊपर हम जिलेवार विश्लेषण भी कर रहे हैं। जिलेवार हम देख रहे हैं कि उस जिले की विधानसभा सीटें कौन जीत रहा है या फिर कौन बढ़त बनाए हुए है। इलेक्शन का सिर्फ एक सप्ताह बचा हुआ है और हम लोगों से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव विश्लेषण के लिए हम उस जिले के वरिष्ठ पत्रकार से भी बात करते हैं, ताकि आपको जो पत्रकार की नज़र से जो चीज़ें घट रही हैं वो आपको समझ आ सके। थोड़ा मैच्योर विश्लेषण होता है। आम जनता तो सुनी सुनाई, कई बार फेक न्यूज़, कई बार व्हाट्सएप ग्रुपों में जो चलता है उससे बहुत प्रभावित होती है, लेकिन पत्रकार फिर भी ऑब्जेक्टिविटी से चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में हमारे साथ महेंद्र घणघस जी हैं और महेंद्र घणघस जी सिरसा के वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले दैनिक भास्कर में काम करते रहे हैं और अभी भी लगातार बहुत सारी जगहों पे लिखते हैं, वीडियोस करते हैं। महेंद्र जी, सिरसा की पॉलिटिक्स को तो आप लगातार समझते हो। वैसे तो सिरसा मैं आपको सीमित कर रहा हूँ, दायरा तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, पूरा बागड़ी बेल्ट ही है, उसमें पंजाब का बागड़ी बेल्ट भी है और राजस्थान का भी और हरियाणा का भी, और वो हिसार से शुरू होकर मैं बीकानेर तक कह दूँ तो उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होगी। लेकिन बात मौके पे सिरसा की हो रही है। 5 विधानसभा सीटें हैं। पहली कालांवाली, जैसे ही हम हिसार से फतेहाबाद और फतेहाबाद क्रॉस करते हैं तो कालांवाली जो विधानसभा सीट है उसके गाँव ज़्यादा आते हैं। क्या लग रहा है आपकी बार कालांवाली में? जैसे एक तो ये कहा जाता है कि ट्रेडिशनली लोकदल का गढ़ रहा है, आप फतेहाबाद कूदो, उसके बाद जो हरियाणा की बाकी सियासत है वो पीछे रह जाती है। अभी कांग्रेस और बीजेपी की बाइनरी हरियाणा में है, लेकिन ये बॉर्डर कूदते ही, इस जिले में घुसते ही बाइनरी बदल जाती है और इनेलो वर्सेज कांग्रेस का चुनाव मेरे को तो होता दिख रहा है। कालांवाली सीट में आपको क्या लग रहा है? देखो जी, कालांवाली जो सीट है, मौजूदा नाम इसका कालांवाली है। इसका नाम पहले रोडी हल्का था। तो रोडी हल्का में 1977 में पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चमका था, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी यहाँ से बाई इलेक्शन जीते थे और उस टाइम बंसी लाल जी और इंदिरा गांधी ने पूरी ताकत लगाई थी भी देवीलाल को हरा दें तो ये इनका गढ़ टूट जाएगा। और वहीं से मैं ये समझूं कि चौधरी देवीलाल की जो राजनीति की जो गति थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हुई। कालांवाली का पुराना इतिहास तो ये है, क्योंकि चौधरी देवीलाल का, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, वहाँ से अभय सिंह भी विधायक बने, इसलिए वो इनका गढ़ माना जाता रहा है। इस बार क्या हुआ है कि वहाँ पे कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, 2019 में शिषपाल केरवाड़ा जी ने इस सीट से इलेक्शन जीता था, लेकिन इस बार भी उनकी पोजीशन अच्छी बनी हुई है। उसका कारण एक तो ये है कि कांग्रेस की लहर है। इस बार हरियाणा में जैसे लोगों को लग रहा है कि लहर है, वो क्यों है? क्योंकि बीजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी है। नाराजगी के मुद्दे किसानी भी हो सकते हैं, नाराजगी के मुद्दे पोर्टल भी हो सकते हैं, नाराजगी के मुद्दे जो विकास कार्य ना होना भी हो सकते हैं। नाराजगी के मुद्दों में अगर हम बात करें तो एक मुद्दा नशा भी है इस एरिए में। इसके अलावा जो 5 साल नहीं बल्कि 10 साल तक जो अफसरशाही हावी रही, जिसके कारण लोगों को कामकाज में बड़ी समस्या पैदा हुई, वो भी एक नाराजगी का कारण है। कुल मिला के इस सीट के ऊपर बीजेपी इन कई मुद्दों को लेके काफी पिछड़ती नजर आ रही है। दूसरे नंबर पे कौन आप? टक्कर में मान सकते हैं हम, बढ़त बनाए हुए हैं फिलहाल आज की डेट तक शिषपाल केरवाड़ा जी। टक्कर में मानेंगे हम इनेलो को। अच्छा। क्योंकि वो उनका पुराना गढ़ है, लेकिन उसका एक कमी है कि वो कैंडिडेट फ्रेशर है, इस बार नया है। शायद टीचर थे, वो रिटायर होके अभी पार्टी में आके और इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर इनके कैंडिडेट में थोड़ी चेंजिंग होती या कोई पुराना कैंडिडेट होता तो शायद इलेक्शन देशजोधा अगर इनेलो की टिकट पे लड़ते, जो कि बीजेपी की टिकट पे लड़ रहे हैं, तो शायद देशजोधा इस हल्के में लंबे समय से काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हैं, उनके पर्सनल लिंक अच्छे हैं, पर वो बीजेपी की टिकट से लड़ रहे हैं, इसलिए शायद उनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और वो इनेलो की टिकट पे होते, इनेलो की टिकट पे होते तो सिनेरियो और होता कुछ, फिर बिल्कुल टफ फाइट हो जाती है इस सीट पे। जी। अगली सीट है रानिया के बारे में शुरुआत में एक वेव चली कि अर्जुन का चुनाव उठ रहा है। सर्वमित्र जो कांग्रेस की टिकट लेके आए, नए थे, हम जैसे आप और हम पत्रकार बिरादरी के ही भाई हैं, लेकिन आज के टाइम पे इलेक्शन वहाँ पर फंसा हुआ है रानिया में। मैं भी घूम के आया। आप बताइए, आपको क्या समीकरण दिख रहे हैं? और जो दादा पोते वाला मामला है, दादा कहाँ है, पोता कहाँ है? दादा मतलब रंजीत सिंह चौटाला, जो कि इंडिपेंडेंट वहाँ से फाइट कर रहे हैं, बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली और अब इंडिपेंडेंट फाइट कर रहे हैं। और पोता अर्जुन चौटाला, जो कि इनेलो के जो सिंबल है उसके ऊपर फाइट कर रहे हैं, और सर्वमित्र कंबोज जो पत्रकार कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं।
देखो जी, दादा पोता वाली जो आपने बात करी, मैंने आज ही आर्टिकल लिखा है कि पोता देगा दादा को पटकनी। उसके पीछे जो आपने बताए कई कारण हैं। रानिया के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि रानिया के काफ़ी गांव वो गांव हैं जो पुराने रोडी हल्का के थे, शायद 20-25 गांव कम से कम ऐसे हैं। उसके अलावा जो बाकी के गांव हैं वो भी इनेलो के चौटाला परिवार के गढ़ के गांव हैं, इसलिए वहाँ इनेलो कमज़ोर नहीं थी पहले भी, आज भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनेलो ने अपने परिवार का, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला जी का पोता, अभय सिंह जी का बेटा अर्जुन को वहाँ से मैदान में शुरू में ही उतार दिया था। जब उनके सामने एक भी कैंडिडेट नहीं था तो एक तरफा उनका माहौल बन गया था और बहुत बढ़त उनकी नज़र आ रही थी। दूसरी बात ये रही कि बाकी पार्टियों ने एक गलती की, वो गलती मैं ये कहूँगा कि एक ही बिरादरी के 3 कैंडिडेट आ गए। आम आदमी पार्टी ने भी कंबोज बिरादरी को दिया, कांग्रेस ने भी कंबोज बिरादरी को दिया और बीजेपी ने कंबोज बिरादरी को दिया। कंबोजों के वोट करीब करीब वहाँ 25,000 के आसपास हैं, हो सकता है 1,500 ज़्यादा हो, लेकिन एक बिरादरी के वोट 3 जगह पे बंट जाने से इनेलो का प्रत्याशी और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ऐसी सिचुएशन चलती रही। अर्जुन चौटाला एक तरफा लीड की तरफ बढ़ रहे थे। इन बिटवीन पिछले अगर 5-7 दिन से बात करें, एक सप्ताह से, चौधरी रणजीत सिंह जो मंत्री भी रहे हैं हरियाणा सरकार में, और पिछली बार वो आज़ाद जीते थे और आज़ाद भी वो इनेलो की मेहरबानी से जीते थे, वो आज़ाद इस बार खड़े हो गए हैं और वो लगातार चुनाव को उठा रहे हैं। और उनका चुनाव उठने से जो अर्जुन का चुनाव है वो थोड़ा उसके ऊपर असर पड़ रहा है। उसके ऊपर असर पड़ने से जो मार्जिन है वो पहले जो दिख रहा था उससे कम होएगा। नंबर 1 तो बात आई है। दूसरी बात यह है कि सरब मित्र कंबोज, जो हमारा पत्रकार साथी भी आपने बताया कि है, वो आया है कांग्रेस की तरफ से। अब वो इस हल्के में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, पंचकूला में या चंडीगढ़ में कहीं भी रहते हैं, लेकिन उनका गांव इस हल्के में है। उनका एक तो ये प्लस पॉइंट है कि गांव है, बाकी तो वो आए नहीं थे। और दूसरी बात, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, हाल ही में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और उनकी टिकट मिल गई, इसलिए वो पुराने जो कांग्रेसी कल्चर के आदमी थे उनसे उनको मिक्स होने में टाइम लग गया। लेकिन धीरे धीरे उनका इलेक्शन, जैसे वो शुरुआत में पहले दिन आए, 2 दिन 3 दिन का उनका चुनाव देखें, उस टाइम में और आज की टाइम में फर्क है। उनका इलेक्शन उठ रहा है, लेकिन क्या वो जीत के नज़दीक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो आने वाला 1 सप्ताह जो बचा हुआ है, 6 दिन ही बचे हैं, ये डिसाइड करेंगे। क्योंकि अभी एक बार गाड़ी जो है अर्जुन की काफ़ी आगे निकल चुकी थी, तो अब कितना उसके नज़दीक पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि फाइट जो है अर्जुन और सरब मित्र के बीच में रहने की संभावनाएं हैं। और जो दादा चौथे नंबर पे था वो तीसरे नंबर पे हुआ है नहीं? हाँ, दादा जो पहले शुरुआती दौर में लोगों में चर्चा थी, लोगों में नाराजगी थी, कारण था कि वो बीजेपी की सरकार में आज़ाद प्रत्याशी जीत के और उनका समर्थन किया और वो मंत्री बने। तो मंत्री रहते हुए या बीजेपी से जो नाराजगी थी वो उनको भी भुगतनी पड़ी, और उसी का कारण है कि वो पहले चौथे नंबर पे थे और अब लग रहा है कि वो चौथे नंबर की बजाय तीसरे पे या दूसरे के बिल्कुल आसपास पहुंच सकते हैं। जी, अगली सीट सिरसा शहर, और सिरसा शहर ने एक हिसाब से हरियाणा में लोकदल फोर्सेस को कमजोर भी किया। कारण क्या? कारण गोपाल कांडा का एबीपी न्यूज़ को एक इंटरव्यू में कहा गया कि उनका अलायंस भाजपा के साथ भी है। फिर भाजपा ने यहाँ से जो जांगड़ा साहब थे उनका नॉमिनेशन भी वापस करवा लिया। उसके बाद फिर गोपाल कांडा की जो महलनुमा घर है उसके ऊपर भाजपा का झंडा भी लहरने लगा। गोकुल सेतिया जो पिछली बार कैच थे इनेलो के, अब की बार वो कैच हुए कांग्रेस के। यानी कि कैच का मतलब ये कि एंड टाइम पे एक अच्छा उम्मीदवार किसी पार्टी को मिल जाना। क्या लग रहा है, गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा में कौन लीड लेता हुआ दिख रहा है? और आखिरी के दिनों में कहा जाता है कि सिरसा में खेल भी बहुत होता है, तो खेल कौन सा होता है, उस खेल से फायदा क्या होगा? देखो जी, सिरसा के बारे में बात करें तो सिरसा में भी इनेलो को हम कमज़ोर नहीं कहेंगे, क्योंकि सिरसा में पुराने टाइम की बात ना करें, अगर पिछले 30-35 साल की बात करें तो 1987 में हजार चंद कंबोज जी यहाँ इनेलो की सीट पे, यानी कि उस टाइम इनकी लोकदल पार्टी नाम होता था, उस पर जीते थे। उसके बाद 2014 में इनेलो की टिकट पे मक्खनलाल सिंगला जी यहाँ से जीते थे। लेकिन गोकुल सेतिया की जो आप बात कर रहे हैं, गोकुल सेतिया जी पिछली बार चुनाव आज़ाद लड़े थे, उनको इनेलो का समर्थन था, 44,000 समथिंग उनको वोट मिले थे। वो गोपाल कांडा से 602 वोटों से हारे थे, यानी कि बिल्कुल फाइट जो है नेक टू नेक पहुंच गई थी। और उनको तो लग रहा था कि जीत रहे हैं चुनाव, वो बाई चांस कुछ थोड़े से मार्जिन से हार गए थे।
वो इसलिए भी मजबूत हैं कि उनके जो नाना जी थे स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा, वो सिरसा से 5 बार विधायक जीते हुए हैं, शायद 3 बार वो मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस के अंदर। तो उस टाइम से अरोड़ा बिरादरी के अंदर अगर बात करें तो इनकी पकड़ परिवार की उस टाइम से बनी हुई है और वो एज बरकरार इन्होंने रखी हुई है। तो कांग्रेस की लहर का और कांग्रेस में आने का गोकुल को अलग से फायदा और मिल गया। इस वजह से गोकुल का इलेक्शन काफ़ी उठा और आज से 10 दिन पहले तक की बात करें तो गोकुल काफ़ी मार्जिन से आगे दिख रहे थे। उसमें डिफरेंस अब ये आ गया कि गोपाल कांडा जो होलोपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी खुद की पार्टी है, वो रहे नहीं यहाँ पे 5 साल तक चुनाव जीतने के बाद। जो 2019 में गोपाल जी यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन उसका ना रहने की जो भरपाई है उनके छोटे भाई गोविंद ने यहाँ की, क्योंकि वो दफ्तर में बैठते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, काम जो भी हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। उनको अब इनेलो का समर्थन मिल जाना तो उनको एक मतलब संजीवनी मिलने के बराबर हो गया है। और इनेलो के साथ बसपा भी आ गई है और उससे भी उनका ये लक कह लो या कुछ भी कह लो कि भाजपा ने अपना कैंडिडेट ही सरेंडर कर लिया, इस सीट से उठा लिया है। और वो भाजपा जो पूरा वोट बैंक है वो कांग्रेस में तो जाएगा नहीं, इसमें गोपाल कांडा के साथ आएगा। तो इन तमाम समीकरण को देखते हुए अब जो चुनाव है वो ज़्यादा डिफरेंस में ना रह के नज़दीक आया हुआ है। लेकिन फिलहाल ही पोजीशन गोकुल सेतिया की अच्छी लग रही है। आपने एक बात पूछी कि अंतिम 2 दिन में कुछ चेंजिंग हो जाती है, खेल कैसे बढ़ते हैं। यस, सही बात बोल रहे अब इतना तो बोल सकते हैं पत्रकार बिरादरी के लोग कि 2 दिन में सिरसा शहर में फुल पैसा बढ़ता है। देखो जी, मैं खुल के बोलने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मैंने पिछले 5 चुनाव सिरसा में अपनी आंखों से देखे हैं और हलकों में भी होता होगा खेल जो आपने बताया वो वाला सिरसा में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो खेल अंतिम 2 दिन में कौन सा ज़्यादा खेल जाता है वही बाजी मारेगा। हाँ जी, हाँ जी। अगली सीट एलनाबाद के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। उसमें एक चर्चा ये भी है कि क्या अभय सिंह का चुनाव डाउन है, पूरा हरियाणा जानना चाह रहा है। कई लोग कहते हैं कि अभय सिंह एक सेफ मार्जिन से जीत रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसकी बोलबाणी ठीक नहीं है, वो जब भी मुंह खोलता है वो उल्टा ही बोलता है। और दूसरा ये कि वहाँ पे बेनीवाल परिवार से एक बेनीवाल अभय चौटाला के साथ हो गए हैं, क्या उससे कोई फायदा हो रहा है। मीनू बेनीवाल को टिकट मिलने की उम्मीद थी, बीजेपी से टिकट नहीं मिली। ये भी थ्योरी बनाई गई कि उनकी टिकट कटवाई गई तो किसने कटवाई। एलनाबाद के हल्के की थोड़ी राजनीति आप बताइए। देखो जी, एलनाबाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला विधायक बन चुके हैं और 4 बार से अभय सिंह जी बनते आ रहे हैं। ये परिवार एलनाबाद से कभी नहीं आ रहा। इनसे भी पहले की बात करूं तो चौधरी देवीलाल जी के बेटे प्रताप, वो भी यहाँ से विधायक बने हुए हैं किसी टाइम में। तो ये परिवार पूरा का पूरा जब इस मैदान पे उतरा है तो कभी हारा नहीं। ये एक इनके जो कार्यकर्ताओं का जो है वो मनोबल उठाता है कि ये परिवार खुद आ गया इस सीट पे। इनका प्लस पॉइंट सबसे ज़्यादा ये है। दूसरा कि जैसे इन्होंने किसान आंदोलन में अभय सिंह जी ने विधायक पद से इस्तीफा दे के और किसानों के बीच में गए और फिर उसके बाद उपचुनाव आया तो उपचुनाव में भी ये सरकार इनके सामने चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने जीता। ऐसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टाइम में उपचुनाव हुआ था, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रिजाइन किया था और सीट खाली हुई थी, तब इन्होंने उपचुनाव लड़ा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी सरकार को लेके एलनाबाद हल्के में बैठ गए थे और इनको हराने के लिए बड़ी ताकत लगाई गई थी, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे। ये जो चीज़ें हैं पीछे की बात मैं कर रहा हूँ, ये इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बना के रखती हैं ये बातें। अब इस चुनाव की बात करते हैं। इस चुनाव में नो डाउट कि एलनाबाद सीट के ऊपर कांग्रेस और इनेलो का मुकाबला बड़ा कड़ा हो चुका है। उसका कारण है कि कांग्रेस जो पार्टी है पीछे लोकसभा में एलनाबाद से शायद 15,000 प्लस से बढ़त लेगी। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको हौसला हो गया कि यस, हम इसको बढ़ा सकते हैं अपने वोट को। तो दूसरी बात है कि कांग्रेस की कुछ प्रदेश में लहर दिख भी रही है। वोटर का ये भी हौसला है कि सरकार बनेगी तो हम सरकार में कुछ काम करवा सकेंगे या हमारी सुनवाई चंडीगढ़ में होगी। दूसरा कारण जो है फाइट बनने का ये भी है।
जो आपने कहा कि यहाँ के कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनकी बोलबाणी के बारे में, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एक मतलब बोलते जब हैं तो ठेठ बागड़ी भाषा में बोलते हैं। और बागड़ी भाषा में जैसे अपा गांव में चौक पे चौपाल पे या कहीं भी ठेठ उसमें शब्दों में जो मजाक कर लेते हैं उस लहजे में वो भाषण देते हैं। तो कभी कभी उनकी जो लैंग्वेज है वो उस मजाक में वो नहीं होती जो एक स्टेज के ऊपर देनी चाहिए। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो वो उस टाइम जो लोग खड़े हैं वो तो हंसते हैं, ताड़ियां बजाते हैं, शायद उनका मनोरंजन होता होगा, लेकिन समाज में उसका संदेश अच्छा नहीं जाता, क्योंकि आपकी किसी प्लेटफार्म के ऊपर जो भाषा है वो सभ्य ही अच्छी लगती है। दूसरी ओर अभय सिंह का ये है कि जो विधानसभा में जब जब भी सेशन हुए तो अभय सिंह ने जो विधानसभा में बोला अपनी सीट के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में या पूरी पब्लिक के बारे में, तो वो बड़ा एक दबंग तरीके से कह लो या बड़ा इस तरीके से उठाई उन्होंने बात कि वो लोग उनकी वीडियो सुनते हैं बाद में कि देखो हमारा विधायक ऐसा है, इस तरह से मुद्दे उठाते हैं। तो वो उनका प्लस पॉइंट है। जो आपने ये पूछा कि एक अभी पिछली बार जिसने चुनाव लड़ा पवन बेनीवाल ने, वो कांग्रेस से टूट के इनेलो के साथ आ गए, तो उनका असर नो डाउट कि पड़ेगा, उनका बेनिफिट होएगा, कितना होएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सेम ये पोजीशन रहती है कि एलनाबाद इलेक्शन को अभय सिंह समय पहले ढीला छोड़ते हैं। कांग्रेस का इलेक्शन आज से 5-6 दिन पहले तक जहां तक उठना था पीक पे पहुंच के भर रुक गया, और अभय सिंह बाकी हलकों में घूमते रहे, एलनाबाद में नहीं आए। तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, और कांग्रेस का चुनाव जो प्रचार है जो उनका उठ गया था पीक पे, और इनकी हल्के में मौजूदगी नहीं थी इतनी, क्योंकि इन्होंने एक राउंड निकाला, उसके बाद बाकी हरियाणा को संभालने लग गए। इनकी एक रणनीति रहती है अभय सिंह की। अभय सिंह जो एलनाबाद हल्का में अब तक चुनाव जीतते रहे हैं, लास्ट 2-3 दिन ये दे देते हैं पूरा टाइम हल्के में, तो एक तरफ हवा बदलने का ये मादा रखते हैं और बदलते आए हैं। इस बार भी ये लास्ट में 2-3 दिन 4 दिन हल्के में लगाएंगे, तो ऐसा वर्करों की तरफ से सुनने को मिल रहा है कि तब एकदम बदलेगी। फाइट में अब भी है, कमज़ोर कैंडिडेट अब भी नहीं है। हर आदमी जिससे भी हम पूछते हैं कि यहाँ क्या है एलनाबाद में, तो अलग अलग गाँव से हम लोगों से पूछते हैं, तो वो ये कहते हैं जी फिलहाल तो कांग्रेस की पोजीशन अच्छी है, लेकिन जब इलेक्शन नज़दीक आएगा तो इनेलो बढ़त बना लेती है। बाकी अभय सिंह हारता नहीं। लास्ट में हर आदमी का ये जवाब होता है कि सारी बात करके कांग्रेस के पक्ष में एक शब्द बोलता है कि अभय सिंह तो हारता तो नहीं। तो ये इनका जो है लोगों के अंदर जो बैठा हुआ है कि हारेगा तो है नहीं, तो इसका चीज़ का भी बेनिफिट इनको मिलता है। डब वाली सीट पे अमित शाह जो केवी सिंह के लड़के हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पे, और जो आदित्य जो बीजेपी में थे वो एकदम इनेलो में आए, बड़ा इमोशनल सा माहौल बनाने की कोशिश की और डब वाली सीट पे उन्होंने अपना चुनाव खड़ा किया। पहले लग रहा था कि एक हिसाब से जो डब वाली सीट है वो एक तरफा अमित निकाल लेंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है बहुत सारे समीकरण और भी पलट रहे हैं। और क्या, क्योंकि यहाँ पे तो सरदारों के गांव भी, क्या आम आदमी पार्टी भी कोई छाप छोड़ रही है, कुछ है आम आदमी पार्टी का भी, वो भी थोड़ा समझाइए। डब वाली सीट के समीकरण थोड़े समझाइए। देखो जी, डब वाली सीट के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डब वाली वो सीट है जहां चौधरी देवीलाल का घर है। चौटाला गांव वो डब वाली विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। तो इस सीट को भी हम ये कह सकते हैं कि इनके जो गढ़ है वो रहा है और अब भी है मेरे हिसाब से। यहाँ से भी इनके परिवार के, चाहे नन्ना चौटाला जी हैं, चाहे अजय सिंह जी हैं, काफ़ी मतलब जो हैं इनके फैमिली के लोग चुनाव जीत चुके हैं। अब बात इस चुनाव की करते हैं। डब वाली का थोड़ा सा सिनेरियो अलग इसलिए बन जाता है सिरसा से, क्योंकि इसमें आधी बेल्ट पंजाबी वर्ग की है, आधी बेल्ट बागड़ी वर्ग की है, और फिर ये 2 स्टेटों का इसको बॉर्डर लगता है, पंजाब का और राजस्थान का। इस हल्के में कुछ पंजाब का असर भी आता है, कुछ राजस्थान का भी आता है। तो ये तो भौगोलिक इसकी सिचुएशन होगी। तो अब जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब इनेलो की बात करें तो इनेलो की तरफ से आदित्य चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। वो कुछ दिन पहले ही बीजेपी को छोड़ के और इनेलो में शामिल हुए थे, और वो चौधरी देवीलाल के पोते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के भतीजे हैं। तो हुआ ऐसा कि वो जब छोड़ के आए तो बीजेपी को एक इमोशनल माहौल में उन्होंने छोड़ा। उससे पहले 5 साल उन्होंने फील्ड में पूरा हल्के में रह के काम बहुत किया, फील्ड में लोगों के अंदर मिक्सअप रहे। उन्होंने अपना एक जन आधार खड़ा कर लिया था 5 साल में, इसमें कोई दो राय नहीं।
अब वो किसी कारण से, क्योंकि बीजेपी ने जब पहली लिस्ट आउट करी तो उसमें आदित्य का नाम नहीं था, उससे वो रूस्ट हुए या कोई और कारण रहे, वो अलग मामले। उन्होंने पार्टी छोड़ी तो इमोशनल माहौल में जब इनेलो ज्वाइन की तो उनका जो ग्राउंड तैयार किया हुआ था, जन आधार तैयार किया हुआ था, उसमें से काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में कहूँ तो उनके साथ ही इनेलो में कन्वर्ट हो गया है वो। इनेलो खुद भी वहाँ वोट अच्छे खासे रखने की सिचुएशन में है। ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुद उनका नामांकन पत्र भरवाया और गांव में दौरे किए, इस चीज़ का अलग असर है। ये कुल मिला के जो ये कहते हैं कि आदित्य का चुनाव जो है मतलब उठा है, और बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि आदित्य प्योर फाइट में आ गए हैं। उनको नुकसान हो सकता है तो जेजेपी का हो सकता है। जेजेपी से वहाँ दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, अजय सिंह के बेटे हैं। अगर वो इनेलो के वोट में सेंध मार जाते हैं, कितने % मारते हैं वो अलग बात है, तो वो नुकसान आदित्य को हो सकता है। बाकी आदित्य को जो किसानों की नाराजगी का नुकसान होना था, अब वो उसकी भरपाई इसलिए हो रही है कि वो इनेलो की तरफ से आ गए हैं, क्योंकि वो बीजेपी की तरफ से तो है नहीं। बीजेपी वहाँ किसी सीन में नहीं दिख रही। अब टक्कर की बात करें, टक्कर है वहाँ कांग्रेस के अमित शाह से। अमित शाह वहाँ 2019 में जीते थे, मौजूदा विधायक हैं। उनके पिताजी डॉक्टर केवी सिंह वो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, उनको वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में गिना जाता है। वैसे मैं ये एक बात कहूँ कि पूरे हलके में लोगों से मेल मिलाप मिक्सअप होने का काम जो है वो केवी सिंह जी ही करते हैं। अमित शाह मेरे को कहीं गांव में या किसी ऐसे समाज सोशल सिस्टम में फिट होते दिखे नहीं। उनको जो उनकी माहौल बना हुआ है वो केवी सिंह जी के कारण ही बना हुआ है। तो अब नुकसान इनको क्या हो रहा है? फ़ायदा ये हो रहा है कि कांग्रेस की लहर है, फ़ायदा ये हो रहा है कि वो मौजूदा विधायक हैं, फ़ायदा ये हो रहा है कि वो केवी सिंह के बेटे हैं, फ़ायदा ये हो रहा है कि जो लोग इनेलो को हराना चाहते हैं वो उनके साथ आ रहे हैं। अब बात नुकसान की करें तो इनको बहुत बड़ा नुकसान एक आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा है। वहाँ से कुलदीप गुजराना जी आम आदमी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, पंजाब बेल्ट से टच है, सिखों के वोट अच्छे खासे हैं, कुलदीप गुजराना खुद सिख कम्युनिटी से हैं, तो वो जितने वोट लेके जाएंगे उसकी सेंधमारी 90% मैं ये कहूँगा तो गलत नहीं होगा, कांग्रेस में ही होगी। अगर वो जितने वोट ज़्यादा ले जाते हैं उसका सीधा नुकसान अमित को होगा। और अगर ये चुनाव लास्ट दिनों में जाके बिल्कुल इनेलो एक तरफी बढ़त बना ले तो मेरे को लगता नहीं कि कोई गलत बात होगी। फिलहाल कांटे की टक्कर नजर आ रही है जी। अमित के बारे में मतलब लोग कह रहे हैं कि एमएलए एंटी इनकम्बेंसी कुछ दिख रही है सिटिंग एमएलए की जो होती है? हाँ जी बिल्कुल है। अमित जो हैं शायद यहाँ नहीं पढ़े हैं, बाहर ही पढ़े हैं, और उनका जो रहन सहन और उनका जो बोलने का तरीका सब जो है वो एक गांव के सिंपल साधारण इंसान का होता है, उसमें मैच नहीं कर रहा। और वो खुद भी शायद प्रयास नहीं कर रहे भी उनके अंदर मिक्सअप हो जाऊं। उनके फादर में उनके उल्टा है। उनके फादर हर तरह के वर्ग में, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे किसान वर्ग है, चाहे गांव का किसी भी कम्युनिटी का वर्ग है, उसमें उसी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अमित की ये जो आप कह रहे हो नेगेटिविटी है उसकी भरपाई करने में जो है डॉक्टर केवी सिंह भूमिका निभा रहे हैं। वो कितनी कर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा जी। तो ये सिरसा की 5 विधानसभा सीटें हैं। जिस हिसाब से हरियाणा में बाकी सीटों पे आप घूमोगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी और कांग्रेस में फाइट है, और कई सीटों पे तो आप बड़े आराम से आकलन भी करके बता दोगे कि यहाँ बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है। लेकिन सिरसा जैसे या फतेहाबाद का बॉर्डर, फतेहाबाद का बॉर्डर लांग के सिरसा में घुसते हो आपको एकदम से प्रदर्शन बदलता हुआ दिखता है। और यहाँ पर जो मामला है वो इतना फंसा हुआ होता है कि आखिरी दिन तक भी कोई नहीं बता सकता कि कौन सी सीट कौन जीत रहा। लेकिन एक सीट है कालावाड़ी, उसमें थोड़ा सा कांग्रेस अब दिख रही है, क्लियर होती दिख रही है। लेकिन रानिया हो या एलनाबाद हो या डब वाली सीट हो, ये 3 सीट एकदम से इनेलो वर्सेस कांग्रेस में दिख रही हैं। और इन तीनों सीटों में कहीं ना कहीं इनेलो और कांग्रेस के बीच में फाइट होने वाली है। बीजेपी बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी है। वैसे बीजेपी का कभी सिरसा में कोई आधार रहा भी नहीं। 1996 के बाद कोई विधायक जीत नहीं पाया। प्रोफेसर गणेशी लाल एक बार जीते थे, उसके बाद यहाँ पर कमल खिला नहीं है। सिरसा के लोग कहते हैं कि कमल वहाँ खिलता है जहाँ कीचड़ होता है। खैर ये इनकी मस्करियों का पार्ट है। और बागड़ियों की मीठी बोली में बहुत सारे राजनीतिक नुक्ते मिलते हैं। और अब की बार भी जो सिरसा के बागड़ी हैं इलाके के जो लोग हैं वो बहुत प्यार से और बहुत मीठी बोली में इस चुनाव को एक हिसाब से अलग ही दिशा दे रहे हैं। बाकी हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस हो रहा है और यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस इनेलो चुनाव हो रहा है।